पथनी कुंड से उस पानी का पेयजल और सिंचाई जल के लिए उपयोग होता है। वो क्रॉप पैटर्न नहीं बदलेंगे और उनको अगर मुनाफा या आय का सुनिश्चितीकरण अगर नहीं हुआ तो जो स्थिति है उसमें भी बिगाड़ आ जाए। अभिजल भी नहीं, अभिजल के लिए न्यूनतम प्रवाह निश्चित हो। न्यूनतम प्रवाह इकोलॉजिकल फ्लो कहा जाता है, हर मौसम में हो। ये जैसा एक पहलू हुआ नदी का, गंगा जी का भी वही देखते हैं। अब विचार नहीं किया पूरा, फरक्का तो आपने बना दिया, बहुत पानी गया फरक्का में, सिल्ट लेता गया, सिल्ट लेता गया तो सिल्ट भरता गया तो हाइट बढ़ गई और पानी जब हाइट बढ़ी तो ब्लैक वाटर हो गया। तो उत्तर बिहार के लाखों हेक्टेयर जल जमाव की स्थिति में है। ये उसी प्रकार ये जो विषय है इसका विचार करेंगे, ये डेवलपमेंट से इंट्रिंसिकली लिंक है। विकास का स्वरूप, विकास की प्रक्रिया, विकास के पैमाने के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात आपको डिस्कनेक्टेड आपको लगेगी, बात बताते हैं। बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है जर्मनी आदि देशों में, यूरोप के कुछ, वहां से हवाएं भी चलती हैं और हवाएं चलती हैं तो अपने साथ कार्बन पार्टिकल्स ले आती हैं, कार्बन के कण, और ले आती हैं हिमालय के ऊपर से जाती हैं, तो हिमालय पर डिपॉजिट हो जाता है और कार्बन डिपॉजिट होगा तो कार्बन तो एब्जॉर्बर है हीट का। आइस तो रिफ्लेक्ट करता था, अब एब्जॉर्ब कर लिया गर्मी तो ग्लेशियर में दरार पड़ गई। ग्लेशियर में दरार पड़ी तो ग्लेशियर टूटने लगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? जर्मनी तक बात नहीं जाएगी तो कैसे होगा? अब ये बात अभी कह रहे थे कि कुछ शहर डूबने की स्थिति में आ जाएंगे, अखबार में भी आया, 7 शहर का उल्लेख उस अखबार में किया था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका आर्कटिक क्षेत्र में मेन खंड से टूट गया है और वो समुद्र में तैर रहा है बेलगाम, कहाँ जाकर टकराएगा और वो पानी जो है उस पानी से क्या क्या होगा, तो शहर का तल बढ़ेगा। इसलिए शहर के कुछ हिस्से डूबने की बात, उसमें से 5 करोड़ की बात कही गई। 5 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। हमारे यहाँ भी ग्लेशियर के पिघलने से और जो हवाई जहाज मानो चला और उड़ाया हमने हवाई जहाज, तो अंतरिक्ष में टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया। टेम्परेचर इम्बैलेंस हुआ तो जो बादल बरसना था जहां, टेम्परेचर इम्बैलेंस के कारण वो आगे बढ़ गया। तो कभी कहीं बरसा, कभी कहीं बरसा, बहुत सा तो पानी समुद्र के ऊपर ही बरस गया। तो उससे क्या हुआ? कृषि पंचांग डिस्टर्ब हुआ। कौन सी फसल कब बोते हैं कब नहीं, पानी के ऊपर निर्भर है, नक्षत्रों के ऊपर भी निर्भर है, लेकिन हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। अब इसका भारत पर ही परिणाम आप ले लीजिए कि 60 साल में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, जैव विविधता में क्षति हुई है। फ्लोरा फौना, जीव जंतु, कीट पतंग, पेड़ पौधे सब में नुकसान हो गया है 50%। और कहा गया, विशेषज्ञों ने कहा है कि 2030 तक हमने सुध अगर नहीं ली तो स्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी, फिर आप कुछ भी करते रहिए। ये ग्लोबल लेवल की भी समस्या है, नेशनल लेवल की भी समस्या है, लोकल समस्या भी है, सबका अनुभव आया है।
कई नाले तो नदी थे, अब नदी ही बदल गए। अब क्या हिंडौन ही है। हिंडन का रिलेशन कुछ भी लोग बताते हैं हिडिंबा से भी है। इन्हीं के किनारे हिडिंबा हुआ करती थी, जिससे भीम की शादी हुई थी, घटोत्कच पैदा हुआ था। वो नदी है, और नदी की क्या स्थिति हमको बताने की जरूरत नहीं। और जब मैंने हथनी कुंड की बात कही, उसके बाद तो आप देखिएगा करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, दिल्ली है, और हिंडौन में भी गाजियाबाद का सारा सीवेज और सारा मैला जाता है, पलवल के पास जाकर मिल जाता है जमुना जी में, वही पानी है। आगे आप बढ़िएगा, कोसी कला, वृंदावन, मथुरा, फिर और आगे बढ़िए आगरा। आगरा में तो 50% आगरा का भूगर्भ जल खत्म हो गया है। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, और आगे बढ़िए इटावा। इटावा के भी आगे में पंचनदा है, वहाँ चंबल आकर मिलती है, गिरती है, तब जमुना जी को ले जाने में सामर्थ्य आता है प्रयाग तक, संगम तक। ये स्थिति है। इसमें मान लो जैसे भी हस्ताक्षर संग्रह की बात कही है, अच्छी बात है। हस्ताक्षर संग्रह होकर सरकार से संवाद भी करेंगे, ये भी सही है। हस्ताक्षर संग्रह 1,00,000 भी हो जाए, 2,00,000, 10,00,000 हो जाए, तो चर्चा सर्वोच्च सदन लोकसभा राज्यसभा है ना, उसमें चर्चा मैंडेटरी कहाँ है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है पिटीशन की अनिवार्य सुनवाई होगी सेनेट में, तो अनिवार्य सुनवाई की व्यवस्था तो आवश्यक है ना। नहीं तो हस्ताक्षर संग्रह किया, फिर हस्ताक्षर संग्रह के प्रति ही बहुत लाइट हो जाता है, विषय हल्का मान लिया जाता है। इसलिए पिटीशन कमेटी की ओर से भी एम्पावरमेंट होना पड़ेगा इन हस्ताक्षर संग्रहों का, और ये तो सदन ही करेगा ना। इसी प्रकार जो एसटीपी की बात चली, अरे भैया पहले नालों को नदी के प्रवाह में न गिरने दो, और उसको अलग स्कीम उसके लिए बनाओ। इतना 1,000 करोड़ रुपया तो वैसे ही बर्बाद किया। गंगा जी का आपको ऐसे ही बताते उदाहरण, ये बड़ा विज्ञान लोगों ने बताया कि कछुआ से पानी साफ होता है, तो कछुआ ब्रीडिंग भी शुरू किया, कछुए हो भी गए होंगे, उसके नाम से कितना खर्चा होगा ये सब हो गया था, पहले ही प्रोजेक्ट वगैरह बनता है ना, फाइनेंशियल भी बन जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी का भी बन जाता है। वो रिपोर्ट आ गई, सब हो गया, और फिर ये भी हुआ कि कछुआ छोड़ा जाएगा। कछुआ छूट भी गया गंगा जी में। अब जांच किसी ने बैठा दी, तो लोगों ने कहा ठीक है तुम कछुआ जांच लो, पानी में डाल दिया था, आगे निकल गया होगा, यहाँ नहीं होगा तो कौन खोजेगा? ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, मैं यही जो अनिल जी ने कहा, समाज की भागीदारी हम गंदा न करें, सरकार से संवाद के लिए हस्ताक्षर भी करें, अपने कहीं हम मैला न होने दें। अब देखिए प्लास्टिक का सभी लोग विरोध करते हैं, अब तो सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन भी किया है। तो भैया प्लास्टिक बनता रहेगा तो वो बिकेगा कहाँ? तो बनने पर तो रोक लगाना चाहिए, केवल बिकने पर रोक लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वैसे ही कि हम गंदा करते जाए तुम साफ करते जाओ, क्या अलग प्रक्रिया है, और तुमको भी संतोष रहेगा, हमको भी संतोष रहेगा। हम गंदा करेंगे तुम साफ करते जाओ, साफ करने का तुमको पुण्य भी मिलेगा। तुम भूल जाते हैं कि गंदा करने का पाप भी इनको लगेगा, भूल जाते हैं। मित्रों, ये सब कहानी कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ऐसे 100 साल पहले तो नहीं सुनते थे।
डैम बना ही तब भाखड़ा जंगल बना था ना। पिछले 100 साल की तो कहानी है। 100 साल में बहुत कुछ घट गया। अभी घटने की जो गति है ना मित्रों, ये बहुत ज्यादा है। एक किताब है, फ्रैंक ने लिखा है, 5000 years वर्सेस 500 years। उसका बोलने का ये है कि 5000 साल में जितने बदलाव हुए उससे ज्यादा गति से बदलाव 500 वर्ष में हुए, और 500 वर्ष में जितने बदलाव हुए उससे ज्यादा गति से पिछले 50 साल में हुए। आप खुद गौर करिए, कहाँ था टेलीविजन, कहाँ था इंटरनेट, कहाँ था कॉन्वर्जेंस, कहाँ था कम्युनिकेशन की इतनी क्रांतिकारी सुविधाएं या क्रांतिकारी जकड़न कि जो परिणाम हो रहे वो तो और भी भयावह निकले। हमको 6000 किलोमीटर दूर से तो संवाद हो गया, किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप कहो, टिकटॉक कहो, जो भी कहो, लेकिन पड़ोसी कौन है हमको नहीं मालूम। हम कहाँ जुड़ गए, कहाँ कट गए, कोई हिसाब तो होना चाहिए। और ये सब भी कब से हुआ है, कैसे हुआ है, तो आपको बताऊंगा कि पिछले 500 साल का ये सारा हिसाब किताब है। 1490-92 के समय में कोलंबस ने भारत की खोज के भ्रम में अमेरिका पार लिया था, खोज लिया था। तब से उपनिवेशवाद की नींव पड़ी पूरी दुनिया में। तब यूरोप के लोग टिड्डी दल की तरह से दुनिया के देशों में फैल गए और अपने हथियारों की सुपीरियरिटी के कारण वहां के लोगों में या तो एनिहिलेशन किया या सब्जुगेशन तो किया ही। इसलिए यूरोप की जो समृद्धि है वो दुनिया के अन्य देशों की अहिंसक समृद्धि की कीमत पर है। लंदन की जो बिल्डिंग्स की लाली है वो भारतीय मजदूरों, इनको गुलाम बनाकर ले जाया गया, उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप है वो, इस पर वो ऐंठते इतराते हैं। उसी लड़ाई में अधिक से अधिक बेहतर हथियार जिसके पास होंगे वही विजयी होगा। तो उसके कारण इंग्लैंड की सुपीरियरिटी आ गई और उसके कारण शोषण, अत्याचार फैल गया। ये सब कब हुआ? 300 साल में तो हुआ। 300 साल पहले भी भारत चीन को महाना उससे प्रमाणित होता है। ये जो हथियारवाद हुआ उसके बाद सरकारवाद आया, राष्ट्र राज्य कॉन्सेप्ट, जियो पॉलिटिकल नेशनलिज्म। उसके बाद आया बाजारवाद। और बाजारवाद में क्या है? पूंजी ही ब्रह्म है, मुनाफा ही मूल्य है, जानवराना उपभोग ही मोक्ष है। तो मैंने कोलंबस की बात कही थी। उसके साथ एक और है, 1498 के बाद से प्रोटेस्टेंटिज्म का उदय, जिसमें मनुष्य ही सब कुछ है। प्रकृति मनुष्य के एंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स के लिए है और मनुष्य विजेता है। सुखी उसको होना है और सुख भौतिक ही तो है, इंद्रियजन्य ही तो है। तो सुविधाओं को उत्पन्न करें, सुविधाओं का संग्रह करें, सुविधाओं की मोनोपोली करें, क्योंकि हम हमारे समान और कोई तो न हो जाए। उसमें से बातें चली हैं जिसका परिणाम हुआ प्रकृति विध्वंस। ये सब चलता गया है मित्रों। ये सब कब का? जब से आप गौर करें, पहले घर में कारीगरी, बुनकर साड़ी बनाए, लेकिन हुआ क्या? मैनचेस्टर में मिल ही तो लगी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो हुआ था उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप।
उस औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? गरीब और गरीब हुए, शोषक और मजबूत हुए। दुनिया में शोषण ही नियम बन गया था ना। ये सब आप देखते चले उस क्रम को, दुनिया के, भारत के उस क्रम को। तब अंग्रेजों ने जो लूटा उसका आयाम और उसका परिणाम कुछ कुछ अपने को दिखने लगेगा। खैर वो तो चलेगा, चेहरे बदल गए, चाल वही रह गई। इसलिए अमीरों को लाभ और लोभ, गरीबों को लोभ, अमीरों को लाभ, संपूर्ण व्यवस्था बनी है इसमें। और ये होते होते आज दुनिया में कितनी कला है, कितनी अशांति है, कितना तनाव भरा हुआ है, व्यक्ति के मन से लेकर गजब सा खालीपन, गजब सी निरर्थकता, अजब सी असहायपन, क्या होगा पता नहीं। ये तो ग्रस रहा है। किसको आप सुख कहेंगे? वस्तुओं को इकट्ठा करने को। तो कोरोना में उसकी भी फलहीनता जता दी। क्या करोगे लेकर? करोड़पति हैं, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, बड़े ऐसे अफसर हैं, कहाँ अस्पताल का एडमिशन मिलेगा के लिए कहीं दूर हजार किलोमीटर सफर कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, यही तो पढ़ा था। घर घर में कुछ न कुछ फाइल दिखाई पड़ती है दवाइयों की। तो विषमुक्त मन भी हो, विषमुक्त शरीर भी हो, विषमुक्त खेती भी हो। इसी को प्रकृति केंद्रित विकास कहते हैं। उसके लिए जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन हो। ऐसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। मिर्जापुर के पास हमारे एक साथी से बात हो रही थी, ऐसे लोगों से, कहा कि आजकल बड़ी भारी समस्या हो गई है। क्या? कहा कि नीलगाय बहुत हो गई है, फसल सब नष्ट कर देती है, तबाह हो गए हैं किसान लोग। और नीलगाय को गाय समझकर मारे भी कैसे? इसलिए हम लोग बड़ी तरह तबाह हैं। ये क्यों है, कब से है? कहा कुछ नहीं, 50 साल से होगा, बढ़ता गया। तो क्या होता है? पहले 5-6 आते थे, रातों रात आते थे, और थोड़ा बहुत चुरा के चले जाते थे, और किसान थोड़ा भी हलचल मचाए तो भाग जाते थे। अब तो 60, 70, 50 की झुंड में रहते हैं, और इतने चालाक हो गए हैं कि दबे पैर पूरा उनका गैंग ही आगे बढ़ जाता है किसान के सोते सोते। और फिर वो घुसते हैं तो ऊपर का खा लेते हैं, बाली वगैरह, नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करते। तो फसल तो खड़ी की खड़ी। सुबह किसान को लगता है अरे क्या घट गया है, तो ऊपर से सब कर लिया। कहीं क्यों हुआ? तो वहां के पुराने लोगों ने बताया, कल देखिए प्रकृति का नियम है भक्ष भक्षक संबंध। दूसरा है नियम जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य भोजनम। प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने हमेशा बना के रखा है कि खाने के लिए चीजें ज्यादा है, भक्ष, खाने वाले कम है, भक्षक। ये प्रकृति का नियम है भक्ष भक्षक संबंध। कभी भी शेर बहुत हो गए, हिरण घट गए, ऐसा नहीं सुना। मगर बहुत बढ़ गए, मछलियां कम पड़ी, ऐसा नहीं सुना। ये जो सृष्टि का नियम है, बाकी सब प्रकृति के वश में रहते हैं। केवल मनुष्य और मनुष्य ही है
जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए प्रकृति के वश में है कि ये तय है कि छोटे जानवरों को बड़े जानवर खा जाते हैं। पहले होता था कि नीलगाय, उसका भी प्रसव काल आता था, प्रजनन काल। उसके बाद छोटे शावक होते थे, सब दौड़ते थे। छोटे जानवर लोमड़ी, सियार, अकड़बग्घा, भेड़िया दौड़ाते थे, तो एडल्ट भाग जाते थे। छोटे तो दबोच लेते थे, तो छोटे बन जाते थे भोजन लोमड़ी और बाकी सबका, और उनकी जनसंख्या नियंत्रित होती थी। अब हुआ क्या, उन लोगों की तो स्थिति वैसी की वैसी रही, लेकिन मनुष्य ने गड़बड़ की। खेत में खाद, रासायनिक दवा, पेस्टिसाइड ज्यादा डाला, नासमझ ही है। और पानी में भी आ गया, वो पानी बहता गया, तो जो घास होगी उसको चरने के लिए जो गए, चरने वाले पशु, गाय, भैंस, बकरी सब, वो जहरीले हो गए, वो मर गए। उनको खाया लोमड़ी, सियार, अकड़बग्घा, भेड़िया सब ने, फिर वो मर गए जहर के कारण, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल थे। आदमी तो यूज टू है थोड़ा, वो मर गए तो नीलगाय के बच्चों को खाएगा कौन? तो सृष्टि चक्र है, सृष्टि का एक भोजन चक्र है। फूड चेन आपने डिस्टर्ब कर दी। मेढक, सांप भोजन है, वो छोटे कीड़े खाएगा, उसका ये भोजन है। अब मेढक न मिले तो सांप आदमी को ही काटेगा भूखा जाकर। मित्रों, ये है प्रकृति केंद्रित विकास। इसलिए पैमाना भी क्या बने, हम कितना विकास किए, तो सीधी सीधी बात है, जमीन विषमुक्त हुई यानी विकास, जमीन जहरीली हुई यानी विकार और विनाश, जलस्तर बढ़ा तो विकास, जलस्तर घटता गया तो विनाश, फॉरेस्ट कवर बढ़ा तो विकास। 33% होना चाहिए, 15% क्लेम किया जा रहा है, 8% रियलिटी में बाकी लोग बताते हैं। फॉरेस्ट कवर बढ़ा तो विकास। उसी तरह से मनुष्य मवेशी अनुपात मवेशी के पक्ष में गया तो विकास। आज से 200 साल पहले एक आदमी पर कम से कम 10 गोवंश था। उसके पहले की बात मैं नहीं करता, याज्ञवल्क्य की बात मैं नहीं कहता, रोज गोदान कितना कौन करते थे राजा, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन 200 साल में तो ऐसा हुआ, अंग्रेज जब गए खा पीकर गोमांस, भारत में एक आदमी पर एक गोवंश छोड़ गए। 30 करोड़ गोवंश, 29 करोड़ और 35 करोड़ मनुष्य। अब क्या है, कम से कम 8 आदमी पर एक गोवंश बचा है। तो विषमुक्त, कम पूंजी, कम लागत की खेती होगी कैसे? बहुफसली, मिश्रित फसली खेती होगी कैसे? फिर मार्केट और मानसून पर किसान निर्भर रहेगा। कभी मार्केट ठीक हो गया तो बाजार मार्केट गिर गया, कभी मार्केट गिर गया तो मानसून नहीं बरसा। तो 70% खेती मानसून फेड है अभी भी। इसलिए जरूरी है हम अगली पीढ़ी को रोगमुक्त रखेंगे ना, अगली पीढ़ी को निरोग रखना है, तो बिना गोवंश के कैसे होगा? और दूसरी तरह से देखिए, भारत की समृद्धि और संस्कृति का रहस्य है घर की माता, गौ माता और धरती माता। एक त्रिकोण है देवी, जिसमें हर बाकी दो का पोषण करता है। उस व्यवस्था से हम बढ़ेंगे, अलग हटेंगे तो क्या खोया क्या पाया में 10 साल का स्केल टाइम का रखेंगे
तो लाभ हुआ ऐसा दिखेगा। 50 साल का टाइम स्केल रखेंगे, इन टोटालिटी नुकसान हुआ, विषमता बढ़ रही है। दुनिया भर में 20 साल पहले 65 करोड़ लोग $1 से कम के रोज की जिंदगी को जीने के लिए मजबूर थे। 20 साल बाद आबादी 700 करोड़ हो गई। 25 साल पहले 600 करोड़ थी दुनिया की, और अब $1 से कम में रहने वालों की संख्या 135 करोड़ हो गई है। विषमता बढ़ी, नारी की मर्यादा को क्षति पहुंची है। अर्धनारीश्वर की कल्पना वाला देश कमोडिफिकेशन की ओर जाए, ये तो भविष्य का अच्छा संकेत नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कहें देवी और व्यवहार करें दासी का। मानवी तो रहने दो, इन मर्यादा भी रहने दो, खुलापन भी रखें। इसी प्रकार खाओ पियो मौज करो मर जाओ, यही अगर आइकॉन्स होंगे तो अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा? इतनी जिंदगी जटिल हो जाएगी मित्रों। इसलिए जो करना है वो हमसे जो बने वो तो करना ही है। इसके साथ साथ बड़े स्केल पर, क्योंकि एसटीपी तो इंडिविजुअल्स नहीं बनाएंगे ना। हाँ, अब ऐसी सुविधा हो गई है, टेक्नोलॉजी की बात कह रहे थे। अब टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें मिनी स्केल पर वाटर प्यूरिफिकेशन हो, हर अपार्टमेंट का वाटर प्यूरिफिकेशन हो सके, वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग हो, लेकिन बाकी जो वाटर है उसका प्रोसेसिंग हो जाए। अब व्यवस्थाएं आ रही है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी आ गई है, घर घर में हो सकता है। इसमें अभी की जो स्थिति है, आरओ है, जो भी है, उसमें तो आवश्यक मिनरल्स चूक रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए एडिशन करके सचिन तेंदुलकर का 2200 रुपये का, 1600 रुपये का वाटर बॉटल, ब्लू ब्लैक वाटर, ये मार्केट में है। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं 650 रुपये की वाटर बॉटल, 1200 रुपये की, 2200 रुपये तक की वाटर बॉटल उपलब्ध है। तो किनके लिए दुनिया? और इसमें एक बात और बता रहा, ऐसी बात कह रहा हूँ भैया, ऐसा चलता गया। अब पूंजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ गया। टेक्नोलॉजी ने ज्यादा ग्रस लिया है। बाकी मैं पेगासस शादी की बात नहीं करता। ये कहना चाहता हूँ, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके जो जो परिणाम हुए, उसकी 1-2 किताबें हैं, आप कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल द वर्ल्ड, दूसरा कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पर्किंस का लिखा हुआ। उससे छटा मिलेगी, क्या खोया क्या पाया। उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हरारी ने किताब लिखी है, होमो सेपियंस उसका नाम है। 3 किताबें लिखी हैं। तीसरी किताब का नाम है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। उसमें उसका कहना है ऐसे मोटे तौर पर कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी स्थिति ऐसी बन गई है कि अब कितने मनुष्यों की जरूरत है? आखिर 700 करोड़ की जरूरत है ही क्या? दुनिया को चलने के लिए तो 55 करोड़ लोग काफी है। इन बाकी 600 साढ़े 600 करोड़ कौन लोग हों, इसका निर्णय कौन करेगा? इसलिए टेक्नोलॉजी पर लोकपाल समिति व्यवस्था की भी जरूरत है। विधायिका में जनता ही सुप्रीम है, तो पिटीशन सुनने की आधिकारिकता की जरूरी है। अब ये कुछ और है जिसमें जनता को भी आगे बढ़ना, जो बात आई थी
समाज को आगे बढ़ना चाहिए। तो समाज को सत्ता के साथ संवाद और परिणामकारी संवाद करते आना चाहिए। इसलिए सिविल सोसाइटी के लोगों को सरकार के लोगों से भी भरोसापूर्वक संबंध बनाते हुए वार्ता करनी चाहिए। उनकी भी लाचारी, उनकी भी कठिनाई, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की मजबूरियाँ, इन सबको समझ लेना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास रहे, तब संवाद। विश्वास और संवाद यही लोकतंत्र के दो पहिए हैं। इसलिए अविश्वास किसी पर नहीं, जो जितना करे उतना भला। सबको अवसर है जगन्नाथ के रथ में हाथ लगाकर चलाने का। हम में से हर एक खुद नहीं चला रहा है। भारत का जो सिविलाइजेशनल थ्रस्ट है उसका अब स्वरूप आ रहा है मित्रों। 1900 आपको याद होगा, कुछ लोगों को 50 से 80 तक सोशलिज्म का बड़ा जोर था। 80 से 2010 सेक्युलरिज्म का बड़ा जोर था। जो जितना सेक्युलरिज्म से दूर उतना सांप्रदायिक, उतना ही वह छूट। 2010 के बाद मित्रों उसी सिविलाइजेशनल आग्रह की लहर चली है, इसको हम कहेंगे हिंदुत्व। अभी चला है। इसकी सही आउटपुट हो और इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक चारों पहलुओं पर व्याख्या और परिणाम है। उसमें भारत चलता है धर्मसत्ता, समाजसत्ता, राजसत्ता और अर्थसत्ता से। चारों के बीच कनेक्ट हो। आज समाज और सत्ता से एक तरह का डिस्कनेक्ट सा है। अविश्वास एक दूसरे पर करेगा और सत्ता के लोग बाकी लोगों को बेवकूफ समझेंगे। इसलिए वैसा न हो। भरोसा, विश्वास, संवाद, यही रास्ता है। टकराव ये रास्ता कहीं नहीं होता। परिणाम संवाद से आएगा। इसलिए उसको अंडरलाइन बार बार किया गया है, कोशिश भी चल रही है। और मैं देखता हूँ जैसे मंत्रालय में गंगा जी के बारे में, यमुना जी के बारे में बहुत कागज बने हुए रखे हैं इम्प्लीमेंटेशन में। और राज्य सत्ता के लोगों को इतना नहीं फुर्सत मिलेगा। पीछे पड़े तो कितना पड़े, इसके पीछे पड़े। जन दबाव, उसके लिए जन की समझ, उसके लिए जन की चेतना, उसके लिए नदी संवाद। हम नहीं डालेंगे कूड़ा, हम प्लास्टिक नहीं उपयोग करेंगे, ये आवश्यक है। जिससे अपना संकल्प मजबूत हो। ये छोटा काम हम करेंगे तो बड़े काम करने की निष्ठा जगेगी। उसमें से थोड़ा आत्मविश्वास आएगा। हम कुछ कर सकते हैं का भाव बनेगा। इसके लिए कहा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें हम जो कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप से, समाज के रूप से, यही है समाज आगे सत्ता पीछे। मेरा फिर मैंने जैसा कहा सीक्वेंस मेंटेन करने का मेरा लक्ष्य भी नहीं था। ऐसे ही कुछ बातें आपके सामने रखूं। मैंने अपना कर्तव्य पालन भरसक किया। अब कोई बातें छूट गई होंगी, बाद में कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।